हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस टैली प्राइम सीरीज का लेक्चर नंबर 15 है। और आज हम इस वीडियो में कैश स्टडी 1 की जो प्रैक्टिकल एंट्री है अप्रैल मंथ की, यहाँ से सीधे स्टार्ट करते हैं। और बाकी पिछले वीडियो में हमने ये कैश स्टडी 1 कहाँ से डाउनलोड करनी है ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं, तो पिछला वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मैं टैली प्राइम ओपन करता हूँ, कंटिन्यू एजुकेशनल मोड। और यहाँ पर मैंने पिछले वीडियो में कंपनी भी क्रिएट कर ली थी। आज हम इस वीडियो में सीधे एंट्री करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जब हम टैली ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर एक कंपनी ऑटोमेटिक जो है वो ओपन हो जाती है। और ये वो कंपनी होती है जो हम टैली प्राइम में फर्स्ट टाइम कंपनी बनाते हैं, ठीक है। तो वो जो है कंपनी डिफॉल्ट रूप से यहाँ पर सेट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अपनी वाली कंपनी ओपन करनी है जो हमने बनाई थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलते हैं कंपनी में, शॉर्टकट की यहाँ पर है अल्ट के साथ में आपको F3 प्रेस करना है सेलेक्ट कंपनी के लिए। सेलेक्ट कंपनी यानी कि कंपनी को ओपन करना, ठीक है। पता है ये सारी चीज़ें आप लोगों को। तो यहाँ पर हम कैश स्टडी 1 ये कंपनी ओपन करते हैं। यहाँ पर अभी ये कंपनी ओपन हो चुकी है, लेकिन इसका आप पीरियड देखेंगे तो वो 1 अप्रैल सेट है यहाँ पर डेमो वाली कंपनी की वजह से, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि जो डेमो वाली कंपनी है इसे हम डिलीट कर देते हैं, वरना ये बार बार दिक्कत करेगी। तो उसके लिए यहाँ पर हम चलते हैं अल्टर में, और अल्टर में यहाँ पर डेमो वाली कंपनी को जो है यहाँ पर हम अल्टर करते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर एक बार हमें जो है टैली प्राइम को हम यहाँ पर बंद करते हैं। यहाँ पर मैंने टैली प्राइम को रीस्टार्ट कर लिया, यानी कि इसको हमने एक बार बंद करके फिर से दोबारा यहाँ पर ओपन किया है। और अभी यहाँ पर एक ही कंपनी हमारे यहाँ पर टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में बनी है, इसी को हम ओपन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी करंट पीरियड सही है। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं सीधे एंट्री करना। एंट्री कैसे करनी है, आपको वाउचर में जाना है, पता है ये सारी चीज़ें। अब सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अर्पित कुमार ने 3 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया है। तो इसमें डेबिट क्या होगा, आपको पता है। डेबिट यहाँ पर हो जाएगा आपका कैश, और क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट यहाँ पर आपके हो जाएंगे अर्पित कुमार, ठीक है। लेजर अर्पित कुमार का बनेगा और अंडर जाएंगे कैपिटल अकाउंट के। हमने एक पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करवाई है, आपको अच्छे से पता होगा, वहां पर हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं तो आई थिंक यहाँ पर आपको समझने में दिक्कत होगी, इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप सारे लेक्चर देखें। और बाकी मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि ये नोट्स जो है कैश स्टडी 1 ये कहाँ से डाउनलोड करनी है, सारी चीज़ें हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेजर बनेगा अर्पित कैपिटल अकाउंट, और ये अंडर जाएंगे कैपिटल अकाउंट के, ठीक है। और वाउचर यहाँ पर आपका हो जाएगा रिसिप्ट, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस को पैसा प्राप्त हो रहा है। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, लेजर किसका बनेगा और अंडर किसके जाएगा, फिर वाउचर। यहाँ पर ये सारी चीज़ें निकालने के बाद सीधे यहाँ पर हम एंट्री करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वाउचर में तो हम ऑलरेडी हैं। यहाँ पर वाउचर आपका होगा रिसिप्ट, ठीक है। रिसिप्ट वाउचर F6 शॉर्टकट की है, यहाँ पर आप शॉर्टकट की सारी जो है वो साइड में देख सकते हैं, ठीक है। हमें बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर में क्रेडिट में आपके होंगे अर्पित कुमार, तो यहाँ पर हम क्रेडिट में लेजर बनाते हैं। अल्ट के साथ में C बटन प्रेस करते हैं और क्रिएट करते हैं एक लेजर अर्पित कुमार का। और ये अंडर जाएंगे कैपिटल अकाउंट के, क्योंकि ये बिजनेस के ऑनर हैं अर्पित कुमार। अंडर कैपिटल अकाउंट एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पर इन्होंने 3 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया है, और फिर एंटर किया डेबिट में, यहाँ पर आपका कैश हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, सिंपल सी एंट्री थी। और यहाँ पर इसको एंटर करके फाइनली हम एक्सेप्ट करते हैं। और नरेशन के बारे में हमने बताया था कि ये एक तरह की कमेंट होती है, आप चाहें तो यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे अर्पित कुमार स्टार्टेड अ बिजनेस, ऐसा करके कुछ भी कमेंट में आप लिख सकते हैं अपना याद रखने के लिए। बाकी इसको मैं यहाँ पर स्किप छोड़ दूंगा, ठीक है। और एक्सेप्ट करते हैं यहाँ पर फाइनली एक बार एंटर करते हुए ये हमने एक्सेप्ट कर ली एंट्री, ठीक है। तो ये 1 अप्रैल पे जा रही है। यहाँ पर आप ऊपर डेट देख सकते हैं, 1 अप्रैल 2020 पर ये डेट जो है, मतलब ये एंट्री जो है वो एक्सेप्ट हो रही है, ठीक है। पहली एंट्री हो गई। आगे बढ़ते हैं दूसरी एंट्री में। यहाँ पर डेट जो है वो 2 अप्रैल है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो डेट चेंज करनी है, लेकिन डेट आपको पता है कि यहाँ पर एजुकेशनल वर्जन में नहीं चेंज होगी। हालांकि यहाँ पर 2 तारीख तो सेट हो जाएगी, लेकिन हम सारी एंट्रियाँ यानी कि जो अप्रैल मंथ की एंट्री है वो सारी की सारी 1 अप्रैल पर ही करेंगे, ठीक है। और बाकी ओरिजिनल वर्क में क्या होता है कि एंट्री करने से पहले हमें डेट चेक करनी पड़ती है कि हाँ ये एंट्री कौन से डेट में पास होगी, ठीक है। तो हमें सबसे पहले उसके लिए डेट चेंज करनी होती है। तो यहाँ पर F2 बटन प्रेस करके आप डेट चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हम वाउचर सेट करते हैं। तो यहाँ पर दूसरी एंट्री क्या है देखिए। तो यहाँ पर अगली एंट्री क्या है देखिए, मिस्टर वर्मा पेड 22,500 इन कैश टू परचेज अ कंप्यूटर, यानी मिस्टर वर्मा ने 22,500 का कंप्यूटर खरीदा इन कैश, यानी नगद पेमेंट कर दिया। फिर आगे यहाँ पर बताया गया द कंप्यूटर डज नॉट हैव एनी डिस्पोजल वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ इन 4 ईयर, यानी यहाँ पर ये कहना है, यहाँ पर इसके कहने का मतलब ये है कि 4 साल के बाद में कंप्यूटर की कोई भी कीमत नहीं रहेगी, ठीक है। यानी कि 4 साल की इसकी गारंटी है, इसके बाद कंप्यूटर की कोई कीमत जो है वो नहीं रहेगी, ठीक है। हालांकि कंप्यूटर चलता रहेगा वो अलग बात है, लेकिन उसका टैली में जो अमाउंट है वो 0 कर दिया जाएगा, उसको हम बोलते हैं डिप्रिसिएशन होना, ठीक है। डिप्रिसिएशन एंट्री तो वो हम देखेंगे इसी कैश स्टडी 1 में ही लास्ट में आएंगी डिप्रिसिएशन एंट्रियाँ। फिलहाल अभी यहाँ पर हमें सिर्फ इतने ही क्वेश्चन से मतलब है कि मिस्टर वर्मा ने 22,500 से कंप्यूटर
कंप्यूटर खरीदा है। बस यहाँ पर हमें सिर्फ इसकी एंट्री पास करनी है। तो यहाँ पर चलते हैं, डेबिट में आपका कंप्यूटर होगा, वाउचर सबसे पहले सेट करते हैं, पेमेंट होने वाला है, डेबिट में कंप्यूटर लेजर बनाएंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम आ रहा है, ठीक है। तो डेबिट में कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्यूटर अंडर जाएगा फिक्स्ड असेट्स के। क्यों जाएगा आपको पता है, फिक्स्ड असेट्स एक प्राइमरी ग्रुप है, जितनी भी स्थायी संपत्तियां हैं वो सारी फिक्स्ड असेट्स में ही जाती हैं, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फोन, टेलीफोन, ठीक है। ये सारी चीज़ें एंटर करते हैं और यहाँ पर फाइनली इसको भी हम एक्सेप्ट करते हैं। ये लेजर हमारा बन गया, 22,500 का कंप्यूटर है, एंटर करते हैं। क्रेडिट में यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा क्योंकि हमने नगद पे कर दिया है, और इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। 2 एंट्रियां हो गई। इसी तरह से यहाँ पर हम सारी एंट्रियां करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर अगली एंट्री है कि मिस्टर वर्मा ओपन द बैंक अकाउंट इन HDFC बैंक एंड डिपॉजिट कैश ऑफ ₹1 लाख, यानी 1 लाख रुपए इन्होंने क्या किया है, बैंक में जमा किया है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर आपको पता है वाउचर कंट्रा होने वाला है, और डेबिट में यहाँ पर HDFC बैंक हो जाएगी क्योंकि बैंक पैसा पाने वाली है, और क्रेडिट में कैश हो जाएगा क्योंकि बिजनेस से कैश जा रहा है। अगर हम 1 लाख रुपए पैसा जमा करेंगे, कैश यानी जमा करेंगे, तो यहाँ पर वाउचर हो जाएगा कंट्रा, क्योंकि जब भी हम बैंक से ट्रांजेक्शन करते हैं, बैंक से कहने का मतलब क्या है कि जब हम ट्रांसफर करते हैं, यानी कि कैश से बैंक में या फिर बैंक से कैश में जब हम ट्रांसफर करते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा कंट्रा वाउचर होता है, ठीक है। पता है, ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो वाउचर कंट्रा, क्रेडिट में यहाँ पर आपका हो जाएगा कैश कितना, 1 लाख रुपए, और डेबिट में यहाँ पर HDFC बैंक जिसका लेजर बनेगा क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आ रही है, तो HDFC बैंक यहाँ पर हो गया, और अंडर जाएगा बैंक अकाउंट के, अंडर किसके जाएगा, बैंक अकाउंट्स, और एंटर करेंगे। यहाँ पर ये सारी डिटेल आप चाहें तो फिल कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर इसको जो है एक्सेप्ट कर लेता हूँ ऐसे ही, और यहाँ पर एंटर, फाइनली ये एक्सेप्ट हो गई, और इस एंट्री को भी मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एंटर करते रहना, और ये एंट्री एक्सेप्ट हो गई आपकी कंप्लीट। 3 एंट्रियाँ हो गई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हुआ है कि मिस्टर वर्मा रेंटेड एन ऑफिस स्पेस फॉर 2,500 per month on April 1st, 2022. He paid the security deposit of ₹25,000 by check. यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्टर वर्मा ने एक ऑफिस देखा है जिसका किराया 2500 रुपए पर मंथ तय किया, और जो किराया है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ तक तो सिर्फ क्वेश्चन में बात हुई है, ठीक है। फिर यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ही पेड द सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ ₹25,000 बाई चेक, यानी कि 25,000 रुपए जो है इन्होंने चेक द्वारा सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में जमा किया है। तो हमें सिर्फ इसकी एंट्री करनी है कि यहाँ पर 25,000 रुपए जो चेक इशू किया गया है वो किस चीज के लिए किया गया। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट किया गया, तो यहाँ पर डेबिट में आपका हो जाएगा सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका हो जाएगा डेबिट, और क्रेडिट में यहाँ पर हो जाएगा HDFC बैंक, क्योंकि यहाँ पर हम चेक द्वारा पेमेंट कर रहे हैं, चेक इशू कर रहे हैं, तो बैंक देने वाली होगी, तो क्रेडिट HDFC बैंक हो जाएगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है देखिए, ठीक है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पर जब इसका लेजर बनेगा तो ये आपका अंडर जाएगा डिपॉजिट असेट्स के। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा डिपॉजिट असेट्स एक सेकेंडरी ग्रुप है जिसमें जितनी भी जमा की हुई संपत्ति होती है वो डिपॉजिट असेट्स में होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपको पता होगा कि जब भी हम कोई गोडाउन या फिर ऑफिस रेंट पर लेते हैं तो उसके बदले हमें कुछ ना कुछ जो है 25-50 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख जिस हिसाब से है उस हिसाब से उसे हमें सिक्योरिटी पे करनी होती है। तो वही सिक्योरिटी यहाँ पर जमा हो रही है। तो ये जमा की हुई संपत्ति इसलिए है क्योंकि जब भी उसका गोडाउन या फिर हम ऑफिस छोड़ेंगे तो वहाँ पर जो हमने सिक्योरिटी जमा कर रखी है वो हमें वापस मिल जाएगी। कहने का मतलब है कि पैसा हमारा है, चाहे हमारे पास रहे या किसी के पास रहे, वो रहेगी हमारी असेट्स ही। अगर दूसरे के पास है तो वो डिपॉजिट असेट हो जाएगी, और अगर हमारे पास है तो वो कैश या फिर चेक यानी कि बैंक के रूप में रहेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा डेबिट सिक्योरिटी डिपॉजिट हो जाएगा, अंडर डिपॉजिट असेट के जाएगा। चलिए इसकी एंट्री करते हैं, लेकिन वाउचर पेमेंट होगा क्योंकि यहाँ पर हम कर भुगतान ही रहे हैं। तो वाउचर यहाँ पर बिल्कुल नहीं भूलिएगा, यहाँ पर वाउचर पेमेंट और लेजर बनाते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट का, और अंडर यहाँ पर पता है आपको डिपॉजिट असेट्स, ठीक है। डिपॉजिट असेट्स यहाँ पर इसको एंटर करते हैं और फाइनली एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पर अमाउंट इसका कितना था, 25,000 रुपये था, 25,000 रुपये। क्रेडिट में यहाँ पर HDFC बैंक है तो क्रेडिट में HDFC बैंक। यहाँ पर आप देखेंगे जिस भी अकाउंट को हम डेबिट या क्रेडिट करते हैं तो उसका जो करंट बैलेंस होता है वो नीचे यहाँ पर दिखाई देने लगता है। करंट बैलेंस का मतलब कि इस अकाउंट में भी करंट बैलेंस कितना है, डेबिट है या फिर क्रेडिट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट इससे पहले कोई अमाउंट नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने 25,000 रुपये डाल के डेबिट किया तो इसका यहाँ पर करंट बैलेंस डेबिट हो गया 25,000। और HDFC बैंक यहाँ पर आपको याद होगा जस्ट 1 लाख रुपए भी हमने इससे पहले जमा किए थे, लेकिन 25,000 रुपये यहाँ पर चेक इशू कर दिया तो 75,000 रुपये बचा डेबिट में, माइनस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये करंट बैलेंस हर अकाउंट का दिखाता रहता है, आप यहाँ से देख सकते हैं। एंटर करते हैं और इसको भी हम एक्सेप्ट करते हैं। ये एंट्री भी कंप्लीट हो गई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में मिस्टर वर्मा हायर्ड शुभम एज अ मैनेजर ऑन अ मंथली सैलरी ऑफ ₹7,500। ही ऑल्सो हायर्ड गीता शुक्ला एज अ असिस्टेंट मैनेजर ऑन अ मंथली
सैलरी ऑफ ₹4,500। यानी कि यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि मिस्टर वर्मा ने 2 एम्प्लॉय को हायर किया है और उनकी सैलरी बताई है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई एंट्री, कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमें स्किप कर देना है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं हुई, यहाँ पर कोई भी कैश, बैंक या ऐसा कोई क्रेडिटर या डेबिटर टाइप की एंट्री नहीं है। क्लियर है? तो आई थिंक समझ गए होंगे। यहाँ पर सिर्फ बात की गई है, सिर्फ यहाँ पर बताया गया है कि हाँ ये 2 एम्प्लॉय रखे हैं और दोनों एम्प्लॉय की इतनी इतनी सैलरी है। क्लियर है? फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर वर्मा मेड एन एग्रीमेंट विद राज ट्रेवल्स टू रिसीव बिल फॉर ट्रेवल एक्सपेंसेस एट रेगुलर इंटरवल्स। यहाँ पर भी देखिए बात ही की गई है। मिस्टर वर्मा ने राज ट्रेवल्स के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया है। कहने का मतलब है कि जो मिस्टर वर्मा है, जो आने जाने का उनका ट्रैवलिंग का है, ठीक है, मतलब राज ट्रेवल्स जो कि ट्रैवल एजेंसी है, इनसे इन्होंने एक एग्रीमेंट किया है कि आपकी सर्विस हम लेते रहेंगे, आप जो है मंथली हमें बिल जो है वो भेजते रहिएगा, तब आपको हम पेमेंट कर दिया करेंगे। कहने का मतलब है कि ये दोनों ही एंट्रियां जो हैं ये सिर्फ यहाँ पर बात की गई है, इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, इसलिए ये दोनों एंट्रियां जो हैं हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, यानी कि इनकी प्रैक्टिकल एंट्री टैली में नहीं करेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि जब ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ तो यहाँ पर क्वेश्चन में होना ही नहीं चाहिए था। ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन में इसलिए है ताकि आपको पता चले कि हाँ ये चीज़ जो है ये एक्टिविटी बिजनेस में हो रही है, ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बिजनेस है तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, मिस्टर वर्मा इशूड अ चेक एंड परचेज द फॉलोइंग फिक्स्ड असेट्स। मिस्टर वर्मा ने यहाँ पर एक चेक इशू किया और ये सारे आइटम खरीदे हैं। तो सेल फोन कितने का, 6,000 रुपये का, यूजफुल लाइफ इन 5 ईयर, यानी कि ये 5 साल की गारंटी में, यानी 5 साल के बाद में सेल फोन की कीमत नहीं होगी, यानी जीरो होगी, ठीक है, वही चीज़ है, यानी कि फिक्स्ड असेट्स है। तो जितनी भी फिक्स्ड असेट्स होती हैं वो डिप्रिशिएट होती रहती हैं और लास्ट में इसकी हम डिप्रिशिएशन एंट्री करते हैं, तो इसको हम फिलहाल लास्ट में समझेंगे। अभी यहाँ पर आप इतना समझे कि सेल फोन 6,000 का खरीदा गया, फर्नीचर 20,000 का, एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि एक ही क्वेश्चन में 4 आइटम खरीदे और चारों को हमने जो है चारों के लिए हमने एक चेक इशू कर दिया। क्लियर है? तो यहाँ पर वाउचर पेमेंट होगा और यहाँ पर 4 टाइम यहाँ पर डेबिट होगा, 4 बार यहाँ पर क्या होगा आपका डेबिट होगा, 1 बार क्रेडिट होगा। क्लियर है? आई थिंक समझ गए होंगे। सारे लेजर बनेंगे और अंडर किसके जाएगा, अंडर सारे फिक्स्ड असेट्स के ही जाएंगे और बाकी एचडीएफसी बैंक का तो लेजर पहले से बना है। जब हम चेक इशू करते हैं इसका मतलब कि क्रेडिट में एचडीएफसी बैंक होगी। क्लियर है? यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। वाउचर पेमेंट होगा, डेबिट में यहाँ पर देखते हैं क्या है, सबसे पहले सेल फोन, अंडर किसके जाएगा, फिक्स्ड असेट्स के, ठीक है, फिक्स्ड असेट हो गया और एंटर करते हैं, इसका यहाँ पर लेजर कंप्लीट करते हैं। सेल फोन कितना है, 6,000 रुपये है, 6,000 रुपये हो गया। नेक्स्ट टाइम फिर से डेबिट है तो यहाँ पर हम डी बटन प्रेस करके एंटर करेंगे और दूसरा डेबिट फिर से आ जाएगा। फिर से यहाँ पर हम अल्ट सी करेंगे और सेल फोन के बाद में अगला क्या है, देखिए सेल फोन के बाद है फर्नीचर और ये भी आपका फिक्स्ड असेट्स में ही जाएगा। एंटर करते हैं और इसको भी एक्सेप्ट करते हैं। इसका अमाउंट कितना है, इसका अमाउंट आपका है 20,000 रुपये और उसके बाद अगला है एयर कंडीशनर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अमाउंट हो गया आपका 20,000 रुपये। नेक्स्ट टाइम फिर से डेबिट और अब की बार है एयर कंडीशनर, तो यहाँ पर एयर कंडीशनर अंडर ये भी फिक्स्ड असेट्स के ही जाएगा। एंटर करते हैं और इसका अमाउंट भी 20,000 रुपये है, तो यहाँ पर 20,000। नेक्स्ट टाइम फिर से डेबिट है, फिर लेज़र बनाते हैं अल्ट सी और यहाँ पर लास्ट में है आपका इलेक्ट्रिकल फिटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फिटिंग ये भी अंडर आपका जाएगा फिक्स्ड असेट्स के, ठीक है। यहाँ पर इसको भी हम फिक्स्ड असेट्स में रखते हैं और इसको भी हमने एक्सेप्ट कर लिया। इसका अमाउंट कितना है देखिए 15,000 है शायद, हाँ 15,000 है, तो यहाँ पर ये 15,000 आपका हो गया। क्रेडिट में यहाँ पर एक बार आपका एचडीएफसी बैंक होगा और जैसे ही यहाँ पर आप क्रेडिट में एचडीएफसी बैंक डाल के एंटर करेंगे ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा 61,000 रुपये टोटल हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एंटर करते हैं और इसको भी यहाँ पर हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखना, मान लेते हैं कि यहाँ पर ये सारे आइटम खरीदे लेकिन इन्होंने क्या किया कि 40,000 रुपये का चेक इशू किया और बाकी जो बचा वो सारा कैश में दे दिया, तो इस कंडीशन में 2 बार क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पर आपको पता है 40,000 रुपये हम यहाँ पर क्रेडिट में बैंक कर देंगे और जैसे ही एंटर करेंगे नेक्स्ट टाइम ऑटोमेटिक क्रेडिट एक और बढ़ जाएगा और वहाँ पर हम कैश सेलेक्ट करके बाकी जो अमाउंट होगा वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक समझ गए होंगे। यहाँ पर एंटर करते हैं और इसको भी हम फाइनली एक्सेप्ट करते हैं, तो ये एंट्री भी कंप्लीट हो गई। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 और यहाँ पर थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि चीज़ें आपको अच्छे से पता है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हुआ है कि यहाँ पर भी सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा किया गया है, ठीक है। मिस्टर वर्मा ने क्या किया है कि एक मोबाइल फ़ोन कंपनी को सब्सक्राइब किया है, नहीं सब्सक्रिप्शन लिया है और बदले में उन्होंने क्या किया 3,000 रुपये डिपॉजिट किया है। आपको पता है कि जब हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन वगैरह लेते हैं तो वहाँ पर हमें क्या करना होता है, उस मोबाइल फ़ोन कंपनी को हमें सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती है। तो यहाँ पर 3,000 रुपये उन्होंने इन कैश सबमिट किया है, ठीक है, यानी जमा किया है। तो हम चाहें तो यहाँ पर जो भी हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट वाला लेजर पहले बनाया था हम चाहें तो उसी पर एंट्री कर सकते हैं या फिर हम चाहें तो इसकी एंट्री
एंट्री अलग लेज़र बना करके भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें कर सकते हैं। अलग अलग लेज़र बनाएंगे तो उसके लिए वो सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफिस हो जाएगा और ये आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट फ़ोन हो जाएगा, मोबाइल फ़ोन हो जाएगा। अलग अलग लेज़र तो अलग अलग रहेगा, लेकिन अलग अलग तो हम तब रखते हैं ना कि जब ज़्यादा एंट्रियाँ हों, तभी तो हमें कैटेगराइज करने की ज़रूरत पड़ती है। मान लेते हैं कि एक महीने के अंदर हमने सिर्फ एक ही कस्टमर को उधार दिया या एक ही कस्टमर से उधार लिया, तो इस कंडीशन में क्या है, दोनों एक जगह भी लिखे होंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, दो ही है ना। जब बहुत सारे होते हैं तो फिर वहाँ पर हमें कैटेगराइज करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें पता है कि ये अर्पित कुमार का सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 बार सिक्योरिटी डिपॉजिट किसी चीज़ के लिए करेंगे, तो कोई ज़रूरत नहीं कि अलग अलग लेज़र बनाएं, लेकिन फिर भी आप चाहें तो बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर क्या किया है, उसी के हिसाब से हम एंट्री करते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफिस अलग बनाया है और सिक्योरिटी डिपॉजिट मोबाइल फ़ोन के लिए अलग बनाया है। तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर भी हम ऐसा ही रखते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो इसके लिए एक नया लेज़र बनाएंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट मोबाइल फ़ोन का, जो कि डेबिट होगा, और क्रेडिट में आपका कैश हो जाएगा, वाउचर पेमेंट होगा, आपको पता है अंडर डिपॉजिट असेट्स के जाएगा। क्लियर है, वाउचर पेमेंट डेबिट में यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट। और यहाँ पर देखिए जब हम सिक्योरिटी डिपॉजिट सिर्फ लिखेंगे तो ये बता रहा है कि ये ऑलरेडी जो है लेज़र बन चुका है, ठीक है, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट और आगे इसके लगाना है मोबाइल फ़ोन या फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट मोबाइल फ़ोन या फिर फ़ोन, आप जो भी लगाना चाहें। तो यहाँ पर हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट फ़ोन कर दिया, अंडर जाएगा डिपॉजिट असेट्स के, डिपॉजिट असेट्स हो गया और एंटर करते हैं और यहाँ पर इसका अमाउंट है 3000 रुपये। क्लियर है, क्रेडिट में यहाँ पर आपका पता है कैश हो जाएगा। ये एंट्री भी हमने एक्सेप्ट कर ली। अब यहाँ पर जो हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट वाला वो पहले लेज़र अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, उसमें हमने सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा था। तो अगर आप चाहें तो उसको एडिट करके उसमें आप ऑफिस अलग से लगा सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं कैसे एडिट करना है। अगर लेज़र गलत बन गया है, उसका अंडर गलत हो गया, नेम गलत हो गया है, तो उसके लिए आपको अल्टर में जाना है और अल्टर में जाने के बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है लेज़र, क्योंकि हमें लेज़र को अल्टर करना है। और यहाँ पर कौन सा लेज़र है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट ये वाला है, इसको एंटर करते हैं और इसमें हमें सिर्फ आगे जो है मीनिंग चेंज करनी है, यानी कि ऑफिस लगाना है। और अंडर ये डिपॉजिट असिस्ट की रहेगा। अगर आप अंडर भी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अगर कभी कोई लेज़र गलत करते हैं, यानी गलती हो जाती है और पता भी चल जाता है, तो आप यहाँ से इस तरह से सही कर सकते हैं। क्लियर है। और बाकी हमने बताया था कि लेज़र यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल लेज़र एक साथ। वापस आते हैं और चलते हैं यहाँ पर फिर से एक बार अकाउंटिंग वाउचर में, यानी कि एंट्री करते हैं। अगली एंट्री देखते हैं क्या है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मिस्टर वर्मा परचेज स्टेशनरी। मिस्टर वर्मा ने क्या किया है कि स्टेशनरी खरीदी है, कितने की, 12,500 रुपये की, और किससे खरीदी है, ग्लोबल हाउस ऑन क्रेडिट, यानी कि स्टेशनरी खरीदी 12,500 की, ऑन क्रेडिट यानी कि उधार खरीदी है। क्लियर है। तो यहाँ पर इस एंट्री को सॉल्व करते हैं। आपको पता है यहाँ पर क्या होने वाला है, स्टेशनरी आपका डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट में आपके ग्लोबल हाउस हो जाएंगे, स्टेशनरी का भी लेज़र बनेगा, अंडर जाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के क्योंकि ये खर्चा है, और ग्लोबल हाउस जाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर में क्योंकि इनसे हम उधार ले रहे हैं। तो जब भी हम किसी से उधार लेते हैं वो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर होते हैं। और वाउचर कौन सा हो जाएगा, वाउचर होगा आपका जर्नल, क्योंकि यहाँ पर ये एंट्री उधार हो रही है। क्लियर है। वाउचर, जनरल, सारी चीज़ें हमने बता दी। चलिए यहाँ पर फटाफट इस एंट्री को करते हैं। तो यहाँ पर टैली प्राइम वाउचर आपका F7, जर्नल की शॉर्ट की है F7, ठीक है। और यहाँ पर डेबिट में स्टेशनरी है, लेज़र बनाते हैं। तो एक्सपेंसेस को यहाँ पर शॉर्ट में हम EXP लिख रहे हैं। स्टेशनरी एक्सपेंसेस अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ पर इसको भी एक्सेप्ट करते हैं। स्टेशनरी कितने की है, 18,500 की है शायद, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, स्टेशनरी एक्सपेंसेस 18,500 नहीं बल्कि 12,500 की है। ठीक है, तो वापस आते हैं, इसका अमाउंट सही कर लेते हैं, बैक चलते हैं और 12,500 रुपये एंटर करते हैं। और यहाँ पर क्रेडिट में देखते हैं क्या है, क्रेडिट में आपका होगा ग्लोबल हाउस। तो यहाँ पर इसको एक काम करते हैं, फटाफट कॉपी करते हैं। कॉपी की शॉर्ट की आपको पता है Ctrl+C, और यहाँ पर टैली प्राइम में जब हम लेज़र बनाते हैं तो यहीं पर हम चाहें तो Ctrl+V कर सकते हैं। ठीक है, सीधे कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, आपने अगर टैली ERP9 चलाई है तो आपको याद होगा कि ERP9 में Ctrl+V शॉर्ट की नहीं हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको Ctrl+V शॉर्ट की मिल जाती है, जो कि लगभग सभी सॉफ्टवेयर में पेस्ट करने की शॉर्ट की होती है। तो यहाँ पर भी Ctrl+V ही है, आप डायरेक्टली Ctrl+V से पेस्ट कर सकते हैं। ग्लोबल हाउस अंडर जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर, अंडर ये किसके जाएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर के जाएंगे। मेंटेनेंस बिल बाई बिल डिटेल, इसे यहाँ पर हम यस करेंगे। इसे हम इसलिए यस करेंगे कि ताकि जो बिल है इनका वो मेंटेन रहे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी इसके बारे में बात करेंगे कि इसे यस करने से क्या होगा। ठीक है, तो जब इनको हम पेमेंट करेंगे तो वहाँ पर हम बिल को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो इसलिए यहाँ पर इस ऑप्शन को हम यस रखें
रखेंगे और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, एंटर करते हैं और इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। बाकी जो ऑप्शन यहाँ पर और छूट रहे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। एक्सेप्ट करते हैं और ग्लोबल हाउस का 12,500 रुपये जैसे ही हमने एंटर किया तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमने ऑप्शन वहाँ पर मेंटेनेंस बिल बाय बिल डिटेल को यस किया था, ये चीज़ उसी की वजह से आ रही है। अब इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं डिटेल में। यहाँ पर ये होता है मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, यानी कि जो ये एंट्री हम कर रहे हैं ये किस तरह से हम एडजस्ट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर होते हैं, ठीक है, यानी सन्ड्री क्रेडिटर या फिर जो सन्ड्री डेबिटर होते हैं उनके लिए यहाँ पर ये मेथड ऑफ एडजस्टमेंट होता है। अब सन्ड्री क्रेडिटर और डेबिटर तभी होते हैं जब हम माल उधार खरीदते या बेचते हैं, ठीक है। अगर बेचेंगे माल को तो सन्ड्री डेबिटर होंगे और अगर माल को उधार खरीदेंगे तो जो होगा वो सन्ड्री क्रेडिटर होगा, ठीक है। तो ये उसी में आता है। तो इसमें एडजस्टमेंट का सीधा मतलब होता है कि जो आप यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं एडजस्टमेंट, तो ये क्या है, क्या आप एडवांस पे कर रहे हैं, तो एडवांस तो नहीं है क्योंकि हम तो उधार ले रहे हैं। क्या आप ये AGST का मतलब है कि आप एडजस्ट कर रहे हैं, कोई पुराना बैलेंस था उसको एडजस्ट कर रहे हैं, नहीं एडजस्ट भी नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, न्यू रेफर कर रहे हैं, यानी कि हमारा नया ट्रांजेक्शन है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर हैं और ये फर्स्ट टाइम एंट्री आ रही है ग्लोबल हाउस, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, न्यू ट्रांजेक्शन करेंगे, न्यू रेफर ट्रांजेक्शन। क्लियर है। ऑन अकाउंट का मतलब क्या होता है, देखिए ऑन अकाउंट का मतलब ये होता है कि अगर हम एडवांस भी नहीं दे रहे और पुराना जो बकाया है उससे हम एडजस्ट भी नहीं कर रहे और एक न्यू एंट्री भी नहीं है, तो यहाँ पर आपका ऑन अकाउंट होगा। ये कब होता है, तो जैसे मान लेते हैं कि अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2020 और 2021, ये फाइनेंशियल ईयर है। इसके बाद में जब हमारा अगला फाइनेंशियल ईयर होगा तो वो होगा 2021 से 2022 तक। तो यहाँ पर क्या होगा कि टैली प्राइम में, अभी आपको शायद बताया नहीं बताया है, अभी बता देते हैं कि जब भी हम टैली प्राइम में कोई भी एंट्री करते हैं तो 1 ईयर पूरा होने पर, यानी फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने पर जो आगे दूसरे फाइनेंशियल ईयर की एंट्री होती है तो वहाँ पर हमें न्यू कंपनी बनानी होती है। सारी एंट्रियाँ यानी कि सारे फाइनेंशियल ईयर एक ही कंपनी में नहीं होते, ठीक है। अभी ये कंपनी 12 मंथ हो जाएगा, उसके बाद जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा तो उसके लिए हमें एक न्यू कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी, तो वहाँ पर उसका फाइनेंशियल ईयर चेंज होगा। तो जब हम न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे तो इसमें हम जो भी लेजर वगैरह बना रहे हैं, जो भी ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट एंट्री हैं, ये सब न्यू कंपनी में नहीं मिलेंगे। न्यू कंपनी एक पूरी फ्रेश कंपनी होगी जहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन या फिर कोई भी ऑलरेडी लेजर नहीं बने होंगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारी पुरानी कंपनी होती है, पुरानी कंपनी से यानी कि जो हमारा पुराना फाइनेंशियल ईयर है वहाँ पर उससे हम एक्सपोर्ट करते हैं, उसके जो लेजर होते हैं उसको हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं, क्लियर है। और फिर नई कंपनी में हम इंपोर्ट करते हैं। तो जब हम पुरानी कंपनी से लेजर एक्सपोर्ट करते हैं तो लेजर के साथ साथ में उनका जो बचा हुआ क्लोजिंग बैलेंस होता है उसको भी हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और नई वाली कंपनी में लेजर प्लस ओपनिंग बैलेंस, अब यहीं पर यहाँ पर जो लेज़र हमने एक्सपोर्ट किया तो ये आपका था क्लोजिंग बैलेंस, और जब लेज़र हम यहाँ पर नई वाली कंपनी में इंपोर्ट करते हैं तो ये आपका होता है ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ पर लेज़र प्लस ओपनिंग बैलेंस नई वाली कंपनी में आ जाता है। तो अगर मान लेते हैं कि पिछले वर्ष में यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में किसी सन्ड्री क्रेडिटर का हमने बैलेंस एडजस्ट नहीं किया था, तो यहाँ पर तो पुरानी कंपनी में तो एंट्री होती है, लेकिन नई कंपनी में जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो सिर्फ लेज़र और उनका अमाउंट आएगा, एंट्री नहीं होंगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब उसको हम वापस पेमेंट करेंगे तो वो हमसे पूछेगा, तब जब हमसे पूछेगा तो हम क्या, वैसे तो एडजस्ट कर रहे होंगे, लेकिन एडजस्ट हम तभी कर सकते हैं जब पुरानी एंट्री मौजूद हो, लेकिन पुरानी एंट्री होगी नहीं क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर है। तो उस कंडीशन में हम ऑन अकाउंट सेट करते हैं। इस चीज़ को आप याद कर लें क्योंकि हम बार बार इतना एक्सप्लेन नहीं करने वाले, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लें, हमें अभी हमने क्या समझाया आपको, क्लियर है। बाकी रही बात पुरानी कंपनी से लेज़र को एक्सपोर्ट और नई कंपनी में इंपोर्ट करना, तो वो सारी चीज़ें तो हम प्रैक्टिकली देखेंगे, अभी 12 मंथ की एंट्री जो है वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल यहाँ पर आपको मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में चारों ऑप्शन का मतलब समझ आ गया होगा और चारों को हम यूज़ भी करेंगे। अभी यहाँ पर हमारा होगा न्यू रेफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हम न्यू रेफरेंस सेट करते हैं और एंटर करते हैं और इसको यहाँ पर हम एक्सेप्ट करते हैं, क्लियर है। तो ये एंट्री भी आपकी कंप्लीट हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मिस्टर वर्मा साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद सिल्वर सर्विस टू प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विस एट एन एग्री प्राइस ऑफ 75,000, क्लियर है। तो अगर हम यहाँ तक देखें, जितना क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा, ये इतना क्वेश्चन अगर देखें तो इसमें भी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, बात हुई है, लेकिन अगर पूरा पढ़ेंगे तो आगे बताया गया कि ही रिसीव्ड एन एडवांस ऑफ ₹25,000 बाई चेक, यानी कि यहाँ पर 75,000 रुपये की बात तो हुई है, लेकिन 25,000 रुपये का चेक भी इशू हुआ है एडवांस के रूप में। तो यहाँ पर आपको समझना ये है कि जो मिस्टर वर्मा हैं ये क्या करते हैं, ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं और इनकी जो सर्विस है उसका नाम है कंसल्टेंसी सर्विस। उनका क्या नाम है, कंसल्टेंसी सर्विस है, ठीक है। ये क्या करते हैं, दूसरे लोगों को कंसल्ट करते हैं और बदले में वो अपनी फीस लेते हैं। इसी टाइप का बिजनेस है मिस्टर वर्मा का, यानी कि हमारा, क्योंकि हमने बताया था कि मिस्टर वर्मा, अगर हम इनकी एंट्री सॉल्व करें तो मिस्टर वर्मा हम हैं, खुद हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बिजनेस है जहाँ पर हम कंसल्टेंसी सर्विस कस्टमर को देते हैं और बदले में वो हमें पेमेंट देता है।
ठीक है। तो यहाँ पर सिल्वर सर्विस सामने वाली पार्टी है जो हमारा कस्टमर है, तो इससे हमारी बात हुई, हमने कहा ठीक है भाई आपको हम सर्विस देंगे, आपसे हम जो है 75,000 रुपये चार्ज करेंगे, यानी ये हमारा फीस है। ये यहाँ पर इतने पर एग्री हो गए, क्लियर है। तो यहाँ पर इतनी बात हो गई, लेकिन उन्होंने क्या किया कि 25,000 रुपये का चेक हमें एडवांस के रूप में दे दिया। तो अगर 25,000 का चेक हमें एडवांस मिला है तो वैसे तो ये इनकम है, क्योंकि अगर हम इनको कंसल्टेंसी सर्विस सिल्वर सर्विस को प्रोवाइड करेंगे तो ये जो 75,000 रुपये बदले में हमें मिलेगा तो ये हमारी इनकम होगी। 75,000 रुपये क्या होगी? इनकम होगी। लेकिन ये इनकम तब होगी जब हम सिल्वर सर्विस को कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड कर देंगे, फिर उसके बाद जब हमें पेमेंट मिलेगा तो वो हमारी इनकम होगी, क्लियर है। लेकिन अगर हमें एडवांस मिल रहा है 25,000 या 50,000 या पूरा पैसा भी एडवांस मिल रहा है, लेकिन अभी सर्विस हमने नहीं दी है, तो इस कंडीशन में ये इनकम तो है बट ये हमारी लायबिलिटी है, ठीक है। मतलब इनकम बाद में होगी, अभी करंट टाइम में हमारी ये लायबिलिटी रहेगी। क्यों रहेगी इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, अगर हमें कोई पैसा एडवांस देता है तो हो सकता है कि वो थोड़े दिन बाद वापस भी ले ले। जैसे सर्विस मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, 25,000 एडवांस दिए, बात जो है वो 2-3 दिन में बिगड़ गई तो हमें पैसा वापस करना पड़ेगा। तो अगर उस पैसे को हम इनकम समझ करके उसको जो है अपने इनकम समझ के उसको खर्च कर लेंगे तो फिर हम उसको वापस कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये दिक्कत होती है। तो इसलिए जब तक 25,000 हमें एडवांस है, यानी कि जब तक हम सर्विस पूरी नहीं कर लेते तब तक इसे हम लायबिलिटी में रखेंगे और ये हमारा होगा एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू, ठीक है। अब ये कैसे होगा? तो यहाँ पर अगर 75,000 रुपये मिल जाता तो ये हमारी इनकम होती, तो इसको हम सीधे सीधे लिख सकते थे कि हाँ इनकम हुई, ठीक है। और इनकम को हम क्रेडिट में रखते हैं तो क्रेडिट में इनकम कर देते। लेकिन सिर्फ इनकम अकाउंट को यानी कि इसका खाता खोलते तो पता नहीं चलता कि ये इनकम कहाँ से हुई। इसलिए क्या करते हैं कि हम अपनी जो सर्विस है उसके बदले जो इनकम होती है उसका नाम रख देते हैं कंसल्टेंसी सर्विस या फिर कंसल्टिंग रेवेन्यू रख देते हैं, ठीक है। कंसल्टिंग रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब इनकम, ठीक है। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? इनकम आए, ठीक है। तो यहाँ पर कंसल्टिंग यानी हमारी सर्विस हो गई, रेवेन्यू यानी इनकम हो गई। तो कंसल्टिंग रेवेन्यू हम अपनी इनकम का नाम रखते हैं, क्लियर है। तो कंसल्टिंग रेवेन्यू यानी हमारी इनकम हुई जो कि क्रेडिट होगी और ये अंडर आपका जाएगा डायरेक्ट इनकम में, क्योंकि कंसल्टिंग रेवेन्यू हमारी बिजनेस की मेन रेवेन्यू है, इसलिए ये डायरेक्ट इनकम में जाएगी, क्लियर है। क्रेडिट हो गया। डेबिट में क्या होगा? डेबिट में आपका HDFC बैंक हो जाएगा 25,000 रुपये से, मतलब 25,000 नहीं, यहाँ तो अभी हम इनकम वाली बात कर रहे थे, ठीक है। तो डेबिट में आपका HDFC बैंक या कैश जैसे भी इनकम हो रही है, क्लियर है। लेकिन अभी तो एडवांस है, इसलिए इसका नाम हम रख देंगे एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू। ये भी क्रेडिट ही होगी क्योंकि लायबिलिटी क्रेडिट ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्रेडिट हो गई। और डेबिट में आपका हो जाएगा HDFC बैंक। डेबिट क्या होगा? HDFC बैंक। एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू का जब लेजर बनेगा तो इसको हम करंट लायबिलिटी में रख देंगे। क्यों रख देंगे? क्योंकि ऐसा कोई हमारे पास सेकेंडरी ग्रुप अवेलेबल नहीं है कि अगर कोई हमें एडवांस दे तो उसको कहाँ रखें। अगर हम किसी को एडवांस देते हैं, ध्यान देना, अगर हम किसी को एडवांस देते हैं तो वहां पर उसके लिए सेकेंडरी ग्रुप एक अवेलेबल है, लोन्स एंड एडवांस असेट्स का, जो कि करंट असेट्स उसका प्राइमरी ग्रुप है। आपको याद होगा, लोन्स एंड एडवांस असेट्स जो कि सेकेंडरी ग्रुप है और इसका प्राइमरी करंट असेट्स है। लेकिन ये उसके लिए है जब हम एडवांस देते हैं। लेकिन जब कोई हमें एडवांस देता है उसके लिए कोई भी सेकेंडरी ग्रुप अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम सीधे उसको करंट लायबिलिटी में रख सकते हैं, यानी कि चालू दायित्व हमारा करंट लायबिलिटी होगा, ठीक है। या फिर आप चाहें तो यहाँ पर एक सेकेंडरी ग्रुप भी बना सकते हैं, ठीक है। एडवांस फ्रॉम कस्टमर नाम का सेकेंडरी ग्रुप बना सकते हैं, जिससे जब भी इन फ्यूचर कोई भी कस्टमर अगर आपको पैसा एडवांस देगा तो उसको आप सीधे एडवांस फ्रॉम कस्टमर ऐसा करके एक सेकेंडरी ग्रुप बना लें जिसका प्राइमरी करंट लायबिलिटी होगा। चलिए यहाँ पर हम ग्रुप भी बनाएंगे। ग्रुप में इसको यहाँ पर हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डेबिट में यहाँ पर आपका क्या होगा? डेबिट में यहाँ पर आपका हो जाएगा HDFC बैंक, क्योंकि पैसा तो मिल ही रहा है, चाहे वो उधार मिले, नगद मिले, कैसा भी हो, क्लियर है। और क्रेडिट में यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगा, क्लियर है। कितना? 25,000 से ही हो जाएगा लेजर एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू। और अंडर ये जाएगा एडवांस फ्रॉम कस्टमर के, और एडवांस फ्रॉम कस्टमर ये हम बनाएंगे ग्रुप, और ये जाएगा किसमें? ये आपका जाएगा करंट लायबिलिटी में। भी प्रैक्टिकल दिखाएंगे, आपको सारा समझ आ जाएगा, कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। वाउचर यहाँ पर रिसिप्ट होगा, ये तो आपको पता चल ही गया होगा, क्लियर है। चलिए इस एंट्री को यहाँ पर प्रैक्टिकल करते हैं, सब समझ आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन वाली दिक्कत की बात नहीं है। वाउचर रिसिप्ट हो गया। देखिए क्रेडिट में यहां पर क्या होगा आपका? एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू। यहां पर लेजर बनाते हैं एडवांस, तो यहां पर एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू और एंटर करेंगे। यहां पर वैसे तो हम चाहें तो इसको करंट लायबिलिटी में सीधे रख सकते हैं, लेकिन हमें यहां पर एक नया ग्रुप बनाना है, ठीक है, सेकेंडरी ग्रुप। तो यहीं पर हम अल्ट सी करेंगे। ध्यान देना, अल्ट सी होती है क्रिएट की शॉर्टकट की, यानी कि अगर हम लेजर क्रिएट करना चाहते हैं तो तब भी हम अल्ट सी करते हैं, ग्रुप क्रिएट करना है तब भी हम अल्ट सी करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लेजर की पोजीशन में होते हैं, यानी कि जब हम डेबिट या
क्रेडिट वाले कॉलम में होते हैं तो वहाँ पर अल्ट सी करने पर लेज़र बनता है, लेकिन जब हम अंडर के सामने यहाँ पर अल्ट सी करेंगे तो आपका अंडर यानी कि ग्रुप क्रिएट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ग्रुप क्रिएट करते हैं एडवांस फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, तो यहाँ पर एडवांस फ्रॉम कस्टमर और ये अंडर जाएगा करंट लायबिलिटी के, तो यहाँ पर करंट लायबिलिटी हो गया और एंटर करते हैं। यहाँ पर ये जो ऑप्शन आप नीचे देख पा रहे हैं इसके बारे में हम किसी सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। तो अभी यहाँ पर हमारा एडवांस फ्रॉम कस्टमर का जो ग्रुप है ये बन चुका है अंडर करंट लायबिलिटी के। एंटर करते हैं और फाइनली इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसका अमाउंट कितना है, 25,000 रुपये है, 25,000 हो गया। डेबिट में यहाँ पर आपका हो जाएगा HDFC बैंक, HDFC बैंक हो गया 25,000 और एंटर करते हैं और फाइनली इसको भी यहाँ पर हमने एक्सेप्ट कर लिया। एक चीज़ यहाँ पर कंफर्म कर लेते हैं कि जो यहाँ पर हमने बनाया था क्या, एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू, देखिए यहाँ पर हमने जो बनाया था इसमें हमने एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू और एक चीज़ चेक कर लेते हैं कि इसका जो ट्रायल बैलेंस है इसमें हमने एडवांस फ्रॉम कस्टमर, हाँ ठीक है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर यहाँ पर भी हमने जो है यूज़ किया है। देखिए एक चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जैसे यहाँ पर हमने एडवांस फ्रॉम कस्टमर बनाया और हो सकता है कि यहाँ पर अभी जो चढ़ाया था हमने एंट्री को वहाँ पर ना बनाते, तो ये चीज़ आपको जो है ध्यान रखनी है। इसका मतलब ये नहीं कि एंट्री गलत हो गई। ठीक है, तो फिलहाल तो अभी तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 11, मिस्टर वर्मा डिपॉजिट 50,000 कैश इन HDFC बैंक, यानी 50,000 रुपये इन्होंने HDFC बैंक में जमा किया। तो यहाँ पर वाउचर आपका हो जाएगा कंट्रा, क्योंकि यहाँ पर बैंक में पैसा ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रेडिट में कैश हो जाएगा 50,000 रुपये, क्योंकि 50,000 रुपये हम बैंक में जमा कर रहे हैं। डेबिट में ऑटोमेटिक बैंक यहाँ पर इसलिए आ गया क्योंकि इससे पहले हमने एंट्री की थी तो उसको थोड़ा सा जो है आइडिया लग जाता है कि हाँ कंट्रा वाउचर है, क्रेडिट में कैश है तो डेबिट में बैंक ही होगा। ठीक है, तो आई थिंक समझ आ गई होगी बात। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई मैजिक है, मैजिक वगैरह कुछ नहीं है। एक्सेप्ट करते हैं, यहाँ पर ये एंट्री भी हो गई। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 12, मिस्टर वर्मा रिसीव्ड एन इनवॉइस फॉर 6,000 फ्रॉम इंक एंड पेपर पब्लिशर फॉर प्रिंटिंग ऑफिस स्टेशनरी। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 2 में भी देखा था कि क्वेश्चन थोड़ा घुमा के है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर स्टेशनरी एक्सपेंसेस खरीदा गया है, यानी कि स्टेशनरी जो है ये एक्सपेंसेज है और ऑन क्रेडिट है, यानी कि उधार है, इंक एंड पेपर पब्लिशर से खरीदा गया है 6,000 रुपये का। क्लियर है, चलिए तो यहाँ पर इसकी एंट्री करते हैं। वाउचर आपका पता है जर्नल हो जाएगा, लेजर स्टेशनरी एक्सपेंसेस का नहीं बनेगा क्योंकि हमने बना लिया है, जब हमने ग्लोबल हाउस से यहाँ पर स्टेशनरी खरीदी थी तब बनाया था, तो स्टेशनरी का नहीं बनेगा, लेकिन इंक एंड पेपर पब्लिशर ये बनेगा लेजर, और ये जाएगा किसमें, सन्ड्री क्रेडिटर में। क्लियर है, वाउचर जर्नल, चलिए एंट्री करते हैं। वाउचर जनरल हो गया। डेबिट में स्टेशनरी जो कि लेज़र पहले से बना है, एस बटन प्रेस किया और इस एस से रिलेटेड लेज़र आ गए। स्टेशनरी एक्सपेंसेस कितना है, 6,000 रुपये है। एंटर किया, देखिए यहाँ पर क्रेडिट में ऑटोमेटिक ग्लोबल हाउस इसलिए आ रहा है क्योंकि इससे पहले हमने इसी टाइप की एंट्री की थी ना, इसलिए, लेकिन हमें ग्लोबल हाउस नहीं रखना तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमें इसको डिलीट करके ऐसे ऐसे हटाना पड़ेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जब आप एंटर करते हैं और अगर बाई चांस ऑटोमेटिक मान लेते हैं ग्लोबल हाउस इस तरह से आ जाते हैं तो आप उनको ऐसे पड़ा रहने दें, आप सीधे यहाँ पर अल्ट सी करें। ठीक है, ग्लोबल हाउस को हटाने की जरूरत नहीं, आप सीधे अल्ट सी करें और यहाँ पर इंक एंड पेपर पब्लिशर और अंडर ये किसके जाएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर के, सन्ड्री क्रेडिटर क्योंकि उनसे उधार हम ले रहे हैं। मेंटेनेंस बिल बाय बिल डिटेल यहाँ पर इसको हम यस करेंगे और एंटर करते हैं, इसको भी हम एक्सेप्ट करते हैं। और फाइनली यहाँ पर हमें क्या करना है, न्यू रेफर ट्रांजेक्शन, क्योंकि यहाँ पर ये नया ट्रांजेक्शन हो रहा है। क्लियर है, तो न्यू रेफर ट्रांजेक्शन और एंटर करते हैं और इसको भी हमने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर वर्मा विदड्रॉ ₹7,500 कैश फॉर पर्सनल यूज, यानी कि मिस्टर वर्मा ने क्या किया है कि 7,500 रुपये निजी खर्च के लिए इन्होंने विदड्रॉ किए हैं इन कैश, यानी बिजनेस से 7,500 रुपये ले लिए। तो आपको हमने बताया था कि यहाँ पर ये एंट्री जो है कैपिटल अकाउंट में जाएगी, क्योंकि विदड्रॉ जो है ये कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है, तो डेबिट में विदड्रॉल हो जाएगा अंडर कैपिटल अकाउंट और क्रेडिट में कैश हो जाएगा। वाउचर पेमेंट होगा क्योंकि बिजनेस भुगतान कर रहा है। क्लियर है, तो डेबिट में यहाँ पर विदड्रॉल और अंडर ये जाएगा आपका कैपिटल अकाउंट के अंडर किसके गया, कैपिटल अकाउंट। एंटर करते हैं और फाइनली इसको यहाँ पर हम एक्सेप्ट करते हैं। कितना अमाउंट है, 7,500 रुपये। एंटर किया, क्रेडिट में क्या है, कैश है और यहाँ पर क्रेडिट में कैश, और इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये एंट्री भी आपकी कंप्लीट हो गई। उसके बाद यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, मिस्टर वर्मा पेड 750 इन कैश टुवर्ड ऑफिस मेंटेनेंस, यानी कि इन्होंने ऑफिस मेंटेन करवाया, उसका 750 रुपये चार्ज पे किया है इन कैश यानी कि नगद, और ऑफिस मेंटेनेंस एक प्रकार से खर्चा हुआ, इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। वाउचर पेमेंट होगा क्योंकि यहाँ पर हम भुगतान कर रहे हैं, तो यहाँ पर वाउचर पेमेंट डेबिट में आपका हो जाएगा ऑफिस मेंटेनेंस। क्लियर है,
एंटर करते हैं और अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ पर इसको भी एक्सेप्ट करते हैं 750 रुपये। क्रेडिट में यहाँ पर कैश हो जाएगा और यहाँ पर इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये एंट्री भी कंप्लीट हो गई। और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर आपका डे बुक है। डे बुक से आप ये पता कर सकते हैं कि यहाँ पर जो भी हमने एंट्रियाँ की हैं, तो आपको वैसे तो वीडियो देख के पता चल ही जाएगा कि डेबिट क्या हुआ, क्रेडिट क्या हुआ, लेजर किसका बना, अंडर किसका गया, लेकिन फिर भी अगर आप कभी भूल जाते हैं तो यहाँ से आप डे बुक से भी पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ये एंट्री पता करनी है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि सेल फोन, फर्नीचर, एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, इनका सबका अमाउंट डेबिट में है, यानी कि ये सब डेबिट में गए हैं। HDFC बैंक क्रेडिट में है, तो यहाँ पर ये क्रेडिट में गई है। ठीक है, तो डेबिट, क्रेडिट, लेजर और वाउचर यहाँ से पता चल गया। वाउचर भी सामने लिखा हुआ है पेमेंट। और इसका जो अंडर है वो आपको ट्रायल बैलेंस से पता चल जाएगा। ट्रायल बैलेंस में यहाँ पर आप देखेंगे फिक्स्ड असेस्ट के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, इसका मतलब कि ये फिक्स्ड असेस्ट में ही गई होंगी। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे एडवांस फॉर्म कस्टमर, तो ये एडवांस फॉर्म कस्टमर सेकेंडरी ग्रुप है, सन्डे क्रेडिटर भी सेकेंडरी है। तो यहाँ पर आपका इसका जो लेजर है वो नहीं दिखाई दे रहा, जैसे एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू, ये लेजर यहाँ पे नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में आपको सिर्फ 2 लेवल दिखते हैं, पहला प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। तो अगर कोई ऐसा लेजर है जो सीधे प्राइमरी ग्रुप में गया है, तो उस कंडीशन में उसका प्राइमरी ग्रुप और वो लेजर दिखाई देगा। लेकिन अगर कोई ऐसा ग्रुप है जो सेकेंडरी ग्रुप में गया है, तो उसका सेकेंडरी और उसका प्राइमरी ग्रुप दिखाई देगा, लेजर नहीं दिखाई देगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ये आपका ट्रायल बैलेंस और ये आपकी बैलेंस शीट है। फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट मंथ की एंट्रियाँ हैं, मई की एंट्री। तो यहाँ पर एक काम करते हैं कि जो एंट्रियाँ हमने की हैं इसका आपको रिपोर्ट चेक करवाते हैं। तो डे बुक में यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि हमने 1 अप्रैल पर कितनी एंट्रियाँ की हैं। कभी अगर आपको कोई एंट्री गलत हो जाती है, एडिटिंग करनी है, तो आप जो है डे बुक में जा करके उस एंट्री को पर्टिकुलर देख सकते हैं कि कौन सी एंट्री हमने जो है किस वाउचर पर की है, उसका अमाउंट कितना है, क्रॉस चेक कर सकते हैं अगर कभी ट्रायल बैलेंस वगैरह गलत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको डिटेल में चेक करना चाहें तो अल्ट के साथ में F1 प्रेस करेंगे तो ये डिटेल में आ जाएगा। डिटेल का मतलब वही जो अभी स्क्रीनशॉट हमने उसमें दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से आप पूरा मैच कर सकते हैं, एक एक करके क्रॉस चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर कोई एंट्री गलत होती है, जैसे मान लेते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफिस ये गलत हो गई है एंट्री, इसमें अमाउंट वगैरह कुछ बदलना है, तो एंटर किया और एडिटिंग मोड में आ जाएंगे। यहाँ पर आप फिर से उसको चेंज कर सकते हैं। और अगर किसी लेजर को बनाने में कोई गलती कर दी है, तो अगर इस तरीके से है, सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफिस पर है, तो कंट्रोल के साथ एंटर बटन प्रेस करके यहाँ पर लेजर का अल्ट्रेशन मोड में आकर उसको एडिट कर सकते हैं, मीनिंग या फिर उसका अंडर, या फिर वापस आकर के आप जो है डायरेक्ट यहाँ पर अल्टर में जा करके, गेटवे ऑफ टैली में अल्टर में जा करके यहाँ से भी आप लेजर में जा करके यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं किसी भी लेजर को। ठीक है, जैसे सेल फोन, और यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये पता चल गया होगा कि हम लेजर जो है कैसे एडिट करेंगे, और अगर एंट्री गलत हो जाए तो डे बुक में जाके एंट्री चेक करके उस एंट्री को भी सुधार सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो एंट्रियाँ हैं ये सारी 1 अप्रैल पर हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। पता चला ट्रायल बैलेंस जो है वो मई का गलत हुआ है और एंट्री आप यहाँ पर अप्रैल की सेट किए हुए हैं और फिर चेक कर रहे हैं, तो फिर दिक्कत होगी। हालांकि हम ये सारी चीज़ें बात करेंगे और आने वाले वीडियोज़ में जो हम एंट्री करेंगे तो बीच बीच में गलतियाँ भी करेंगे, जिससे उसको हम सही करें तो आपको पता भी चले कि हाँ सही कैसे किया जाता है। फिलहाल यहाँ पर हम चलते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, ट्रायल बैलेंस में, और ये आपका ट्रायल बैलेंस है। इसको आप जो है मैच कर लें, जो यहाँ पर हमने स्क्रीनशॉट दे रखा है। तो यहाँ पर जो ट्रायल बैलेंस है वो 2 टाइप्स के होते हैं, हमने बताया था, मतलब 2 तरीके से आप देख सकते हैं, एक तो लेजर वाइज और दूसरा ग्रुप वाइज। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रुप वाइज, लेजर वाइज देख सकते हैं। ग्रुप वाइज में क्या है कि जितने भी लेजर हैं वो सारे ग्रुप के अंदर आते हैं, ये सब हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ये ट्रायल बैलेंस हो गया। डे बुक यहाँ से भी आप देख सकते हैं और यहाँ से आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख सकते हैं। तो टोटल 19,250 का यहाँ पर लॉस हुआ है, क्योंकि इस महीने इनकम हुई ही नहीं। ठीक है, सिर्फ खर्चे हुए हैं। और आप सोच रहे होंगे इनकम कैसे नहीं हुई, 25,000 रुपये तो सिल्वर सर्विस से मिला था, तो वो मिला था, लेकिन वो अभी लायबिलिटी में ही पड़ा हुआ है। तो जब तक वो सर्विस पूरी नहीं होती तब तक वो पैसा हम लायबिलिटी से इनकम में ट्रांसफर नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस महीने कुल मिला के इनकम नहीं हुई है। क्लियर है? वापस आते हैं बैलेंस शीट में, चलते हैं। यहाँ पर आप बैलेंस शीट देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, बैलेंस शीट क्या है, ट्रायल बैलेंस क्या है। तो पिछले वीडियोस नहीं देखें तो उनको देखें। फिलहाल यहाँ पर इस वीडियो में हमने जो है अप्रैल मंथ की एंट्री की और ट्रायल बैलेंस वगैरह सारी चीज़ें दिखाई हैं। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट वीडियो में अप्रैल मंथ का जो ट्रायल बैलेंस है, यानी कि एंट्रियों से हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। क्लियर है? और जो ट्रायल बैलेंस है वो हम ग्रुप वाइज आपको बनाना दिखाएंगे कि ग्रुप वाइज ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। ठीक है, जो ग्रुप वाइज ट्रायल बैलेंस है कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।